जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में डिटेलाइजेशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल में जाकर के उसमें पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक डीपीएसपी। डीपीएसपी आपका अत्यधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे शराबबंदी है और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे शराबबंदी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? डीपीएसपी में से कौन से प्रावधान है जो किसी भी राज्य के लिए कुछ विशेष प्रोविजन कर देते हैं या वो राज्य अपने विशेष प्रोविजन को अप्लाई कर लेता है? उन सब चीजों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए। आपके जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपकी डीपीएसपी दी गई है। बात करते हैं जो डीपीएसपी है उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति में 2 पॉइंट लिखे जाते हैं। एक आपका क्या है, सकारात्मक, और दूसरा है आपका गैर न्यायोचित। सकारात्मक का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो प्रकृति हमारी कैसी रहती है आपकी नकारात्मक। यहाँ पे जो राज्य है ये आपकी जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेके 51 ये राज्य के लिए है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार लोगों के लिए थे उसी प्रकार से डीपीएसपी सरकार के लिए होती है। राज्य की सरकार जो आपकी केंद्र सरकार होती है, जो सरकारें होती है, सरकारों के लिए आपकी होती है क्या? आपके डीपीएसपी। जिस प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लोगों के लिए आपकी होती है, मौलिक कर्तव्य होती है। मौलिक कर्तव्य आपके सकारात्मक, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की जो चीजें हैं वो आपकी क्या है, बाध्य योग नहीं है आपकी। तो सकारात्मक प्रक्रिया दी गई आपकी डीपीएसपी की। सेकंड पॉइंट है आपका गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिफाइड। आप आर्टिकल 36 से लेके 51 केवल डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक को बेस बना के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें बिहार में आपकी शराबबंदी, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, और आप एक डीपीएसपी के आर्टिकल को उठा के और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में केस करते हैं कि देखो बिहार में शराबबंदी, यूपी में भी शराबबंदी होनी चाहिए, राजस्थान में भी शराब की बंदी होनी चाहिए, तो इसको आधार बना के आप केस नहीं कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। तो तुम्हारी ये कैसे आपकी गैर न्यायोचित है आपकी। एक क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति से तत्व है, इसका आधार क्या है? डीपीएसपी का आधार है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जैसे आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कल्याणकारी मतलब क्या है कि एक विशेष वर्ग है। मानिए कहीं पे आपके 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोग में ऐसे 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास में बिल्कुल किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, तो उनके लिए सुविधा मुहैया कराना हमारा क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य कहलाता है आपका। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, आपकी डीपीएसपी का पर्पज क्या है आपका? तो इसका पर्पज है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक किसे कहते हैं? सोशल, इसको हम लोग अभी यहाँ पे समाजवादी में आपको समझाएंगे। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि 95% पैसा और 5% भारत का 95% पैसा मात्र 5% लोगों के पास में है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास में है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या आपको आर्थिक लोकतंत्र को स्टेबल करने का आपका एक पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं आपका कि मौलिक सिद्धांत क्या है डीपीएसपी के। आपके मौलिक जो फंडामेंटल आपके प्रिंसिपल है वो क्या है आपके? एफपी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो सबसे पहला क्या है? देश की शासन व्यवस्था। हमारे देश की जो भी शासन है आपकी, जो गवर्नेंस है आपकी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और दूसरा पॉइंट बोला गया अनुदेश सरकार के लिए, सरकार को क्या करना होगा उसके लिए एक आपके संविधान में एक आपका भाग जोड़ा गया, भाग 4। इसको बोला गया आपका अनुदेश प्रपत्र। किसके लिए? सरकार के लिए। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये बताया गया है आपका कि सरकार को क्या क्या करना है, और उसके लिए एक प्रकार से आदेश है। कहा जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक आपका ऐसा प्रोफार्मा है जिसमें सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। सरकार क्या क्या काम निश्चित करने हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। जब हम लोग ये आर्टिकल इस पर डिस्कस करेंगे तो हर एक आर्टिकल में देखेंगे सरकार के लिए क्या आदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तो लिए कहां से गए हैं? तो बताना चाहें सामान्य तौर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक या डीपीएसपी कहां से लिए गए, तुम्हारा आंसर क्या होता है? आयरलैंड या आयरिश। लेकिन जैसे हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में, आपका सबसे पहले डीपीएसपी स्पेन में था। स्पेन से इसको आयरलैंड ने अपने संविधान में आपका ऐड किया, और आयरलैंड के संविधान की धारा 45 में आपके डीपीएसपी के बारे में उल्लेख है। और इसी आपके आयरलैंड से इसको किसने एक्सेप्ट किया? भारत सरकार अधिनियम 1935, और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 53 में डीपीएसपी के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन जब हमारा देश बना, आपका स्वतंत्र भारत बना, तो स्वतंत्र भारत में जो डीपीएसपी की अवधारणा है वो आयरलैंड वाली स्वीकार की। आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी है, तो वही आपकी सेम अवधारणा अपनाएगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो
कहने का मतलब जो आपका डीपीएसपी है मूल रूप से किस देश में सबसे पहले था, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। अगर इसका विकास क्रम देखा जाए तो स्पेन, फिर आयरलैंड, फिर भारत सरकार नहीं है, फिर आपका भारत में आपका। तो मूल रूप से सामान्य एग्जाम में पूछा जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आयरस। अब आगे बात करते हैं, आपके जो आर्टिकल दिए गए 36 से लेके 51 तक, तो 36 से लेके 51 तक के जो आपके आर्टिकल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो आर्टिकल जो समाजवादी आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल आपके गांधीवादी आर्टिकल है, कुछ आपके आर्टिकल कैसे आपके उदार बौद्धिक है आपके। तो जरा बात करते हैं समाजवादी आर्टिकल क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं समाजवाद है क्या। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है। तो भारत में फेबियन समाजवाद है। समाजवाद की कई अवधारणाएं हैं। आपने कार्ल मार्क्स का समाजवाद देखा होगा, आपने कार्ल मार्क्स और गांधीवादी मिश्र समाजवाद का नाम सुना होगा आपका। कुल मिलाकर समाजवाद की 117 अवधारणाएं हैं आपकी वर्तमान में। और भी आपकी अन्य अवधारणाएं हैं, अन्य विषय जो आपके देश हैं वो अपनाते हैं आपके, लेकिन प्रमुख रूप से आपकी 117 अवधारणाएं हैं समाजवाद की, जिसमें भारत फैबियन समाजवाद को अपनाता है। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में आपकी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी, उसका एक स्लोगन रहता है रोटी कपड़ा और मकान। अब बात करते हैं समाजवाद आपका होता क्या। तो समाजवाद की अवधारणा अगर आपको समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा गांव। गांव में तुमने एक चीज देखा होगा, मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई त्योहार ले लिया, मैंने त्योहार ले रहा हूं कि आपकी दिवाली का कोई त्योहार है। अब यहाँ पे समाजवाद को समझना है कि समाजवाद को दिवाली के त्योहार की प्रेफरेंस समझते हैं। तुमने देखा होगा काफी ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में खाने के लिए चीज क्या नहीं होती है, दूध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल दूध का देते, मानी कोई एक ऐसा घर जिसके घर में दूध नहीं होता है, तो गांवों में क्या होता है कि अन्य घर जहां पे दूध होता है वहां से दूध उनके घरों में पहुंचा दिया जाता है। समाजवाद का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि जिसके पास में है वो दूसरे के पास में पहुंचा देना, उसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। अब इसको हम लोग वर्तमान की अवधारणा और पॉलिटी और इकोनॉमी के हिसाब से समझते हैं। मैंने मान लिया कि किसी गांव में 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 90 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं और 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है या उनके पास में कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी कि 90 लोगों से टैक्स वसूलेगी। नाम सुना होगा, उन पे टैक्स लगता है आपका, ठीक है। अब टैक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आपने देखा आपका जो इनकम होती है उस पर भी आपका टैक्स लगता है। तो ये टैक्स वसूल करके लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराना, आपके लिए अस्पताल बनवाना, सरकारी अस्पताल इसमें आपकी कोई पैसा ना लगे, आपके लिए सरकारी स्कूल आपकी स्थापना करना और अन्य सुविधाएं जो आपके लिए, जो यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं, सबके लिए आपकी स्थापना की जाती है। अब जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो तो हाई फाई आपके कॉलेज में पढ़ाई कर लेंगे, हाई फाई आपके हॉस्पिटल में क्या कर लेंगे, अपना इलाज करवा लेंगे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति हाई फाई कैसे करवाए, उसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकारी स्कूल बनवाए, सरकारी अस्पताल बनाए। तो ये आपकी अवधारणा किसके, समाजवाद की। एक वर्ग से जो ज्यादा लेता है उससे कमाना और दूसरे वर्ग को इसको दे देना, ये इस अवधारणा को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अवधारणा कहते हैं। गांधीवादी, काफी लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी जी, मानी जो सामान्य तौर पर गांधी जी के बारे में सही से नहीं पढ़ा है, वो हर समय गांधी जी को मैक्सिमम आपने देखा होगा फेसबुक और आपके फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गांधी जी के लिए बड़ा गलत चलाया जाता है, ये ऐसे थे वैसे थे। रीजन क्या है, जब कोई किसी को जानता नहीं है तो कुछ भी बोल सकता है और ये वही व्यक्ति बातें फैलाते हैं जो गांधी जी के बारे में जानते नहीं। गांधी जी एक विशिष्ट व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी के बारे में हमारे संविधान में कहीं स्पष्ट नहीं दिया गया। जब भी आप पूरा संविधान आंतरिक रूप से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गांधी जी का प्रभाव कहां कहां पड़ा। तो इसमें ऐसे भी आपके आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक जो गांधीवादी, माने जो गांधीवादी विचारधारा पर या जो गांधी जी चाहते थे, तो कुछ आपके ऐसे भी आर्टिकल लोग क्या कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे प्रकार के आर्टिकल, वो आर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये आर्टिकल वो आर्टिकल है जिनका केवल एक फंडा है आपका, डेवलपमेंट, देश आगे बढ़ना चाहिए। और देश में जैसे आप बात करते हो समाजवाद, जैसे काफी ऐसे देश हैं जो केवल उनका पर्पस क्या रहता है, डेवलपमेंट। समाजवाद से उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो कमा रहा है वो उसके लिए है, जो नहीं कमा रहा है उसके लिए नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि समाजवाद भारत में अपनाया क्यों गया, इसका रीजन है। आप जानते हैं कि भारत में आज भी वर्तमान में देखें या बैक टू बैक हमारा जो इतिहास था उसमें देखें, जो पैसे का केंद्र था वो कुछ प्रमुख लोग थे। और आज भी तुमने देखा होगा पैसे का प्रमुख केंद्र आपके कुछ ही उद्योगपति है आपके, देखा जाए अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा समूह आपका हो गया, बाकी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो अब इन दो वर्गों के बीच में जो बीच की खाई वो बढ़ती चली जा रही है। और वर्तमान में तुमने देखा कि वर्तमान की सरकारें हमारी विफल भी हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 95% देश का पैसा मात्र 5% लोगों के पास में है और 5% पैसे में 95% लोग हैं पूरे भारत के। तो इस खाई को दूर करने के लिए और व्यक्ति की जो भी आपकी नैतिक या जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने के लिए एक अवधारणा को अपनाया गया, समाजवादी। जो भी हमारे संविधान निर्माता रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो भी उनकी पूरी समिति थी, उन्होंने बहुत ही विशिष्ट संविधान बनाया। अगर ऐसा ना होता तो भारत की स्थिति आज बहुत दयनीय होती। तो हम लोगों ने देखा कि आपका डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी के बारे में हमने नॉर्मल चर्चा की। अब हम देखते हैं कि डीपीएसपी कुछ प्रमुख कथन है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीपीएसपी जो भी हमारे आर्टिकल उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
पहला कथन देखते हैं। पहला कथन बोला गया नैतिक उपदेश, मोरल प्रेस्पेक्ट्स, इसको बोला बी.एन. राव ने। बी.एन. राव साहब ने इस पर एक तंज कसते हुए बोला कि ये एक नैतिक उपदेश से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सेम उसी प्रकार से इस भाग को भी जोड़ दिया गया, इसीलिए इसको बी.एन. राव साहब ने इसको नैतिक उपदेश की संज्ञा दी। नेक्स्ट व्यक्ति है के.टी. शाह। के.टी. शाह ने बोला चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इनका कहना था कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो राज्य के लिए आपको अधिकार दिए गए हैं वो उसकी मन की इच्छा पर डिपेंड करता है। जब ऐसा है तो फिर इस पे तंज किया के.टी. शाह ने, बोला कि इसको अप्लाई करना कहीं ना कहीं एक गलत हो सकता है, और इसी पर उन्होंने तंज कसा कि केवल एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपकी अन्य प्रदेशों में नहीं है, तो ये मात्र एक आपका क्या है, आपका एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर करता है। ये मानना था के.टी. शाह का। आपकी नेक्स्ट है एम.वी. पल्लवी ने कहा कि डीपीएसपी राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। जो आपका डीपीएसपी है, ये जो आपकी राष्ट्रीय चेतना है, अगर कोई एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति में आता है और वो अगर डीपीएसपी की बातों को मानता है और डीपीएसपी जो प्रावधान किए गए हैं उनको अप्लाई करता है, तो राष्ट्रीय चेतना के लिए इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय चेतना को वो जागृत करना चाह रहा है आपका। और इसको बोला गया कि राष्ट्रीय चेतना जो है आपकी वो राष्ट्र के निर्माण की आधारभूत इकाई माना गया। नेक्स्ट व्यक्ति है आपका के.सी. वेयर। उन्होंने माना कि डीपीएसपी संविधान सभा के उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। इनका मानना था कि जो हमारे संविधान सभा के जो लोग थे वो कैसा संविधान चाहते हैं और उस संविधान में मानी कि बताना चाहते हैं कि सरकारें कैसी होंगी, राज्य के क्या कार्य होंगे, उसको वो अपना दिखाना चाहते हैं, हमारा प्रोस्पेक्टस क्या है, हम इसको कैसा बनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में लिखा के.सी. वेयर ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला ये इसकी एक अनोखी विशेषता, एक तंज कसते हुए भीमराव अम्बेडकर ने इसको एक अनोखी विशेषता वाली शब्द से लेकर इसको संज्ञा दी। नेक्स्ट व्यक्ति है आपके जी. ऑस्टिन, ये आपके विदेशी व्यक्ति हैं। इन्होंने आपके डीपीएसपी को संविधान की आत्मा का, लेकिन आप ध्यान रखें आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा था। ये पॉइंट नहीं है आपका, क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग स्तर से कि जी. ऑस्टिन ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डीपीएसपी हो जाएगा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट व्यक्ति है आपके टी. कृष्णाचार्य ने बोला ये सच्चा कूड़ादान है। इन्होंने फिर से तंज कसाई, इन्होंने और बोला कि डीपीएसपी एक सच्चा कूड़ादान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज यथार्थता को साबित भी करती है कि डीपीएसपी राज्य के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसका मन है तो उसको अप्लाई करेगा, नहीं मन है तो नहीं अप्लाई करेगा। तो जब ऐसी चीजें हैं तो फिर उसको क्यों किया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में कुछ और होगा जो उन्होंने इस चीज को डाला। लेकिन डॉक्टर टी. कृष्णाचार्य का ऐसा मानना था कि ये एक सच्चा कूड़ादान है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके। तो आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी के बारे में किसने क्या कहा, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम कुछ अदर पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान का कौन सा आपका भाग है जिसे यथार्थवादी कहा जाता है, रियलिस्टिक कहते हैं, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा आपका डीपीएसपी। बोला जाए कौन सा ऐसा भाग है जो आदर्शवादी है, आंसर हमारा हो जाएगा डीपीएसपी। क्वेश्चन बोला जाए राज्य के नीति निर्देशक, डीपीएसपी संबंधित है आपका, राज्य को निर्देश देता है कौन, नीति निर्माण में। डीपीएसपी जो है आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य की क्या नीतियां होंगी इसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है और आपको निर्देश भी प्रोवाइड करते हैं डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 से बोला गया आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम एज द पार्ट 3। बोला गया राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने भाग 3 पढ़ा था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 में बोला गया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, और वहां भी बताया गया कि राज्य परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। तो आर्टिकल 36 डीपीएसपी में बोला गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में आपकी दी गई है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 36 में क्या बोला गया है, राज्य की परिभाषा है, अब वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाए आर्टिकल 12 भाग 3, तो इसमें आप किसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें आर्टिकल 36 में जो आंसर दिया गया भाग 3 दिया गया है, लेकिन भाग 3 के आर्टिकल 12 में बोला गया है। तो आर्टिकल 36 बोला गया राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में। तो अगर पूछा जाए कि भाग 3 में जो परिभाषा वो कहाँ पे दी गई है, तो सॉरी आपकी जो डीपीएसपी का आर्टिकल 36 है, इससे पूछा जाए परिभाषा कौन सी दी गई है, तो आपका जो भाग 3 है उसमें दी गई है। लेकिन आर्टिकल मानी भाग 3 में द्वारा क्या दिया गया आपका फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में कार्य क्या दी गई आपकी राज्य की परिभाषा दी गई। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और आपके बनते हैं, अगर आप चाहें तो आप फंडामेंटल राइट्स आपको जो वीडियो है उसमें देखे जाके राज्य की परिभाषा के अंदर अभी कुछ 2 पॉइंट हैं जो आपके नहीं आते हैं। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन नहीं आता है। तो बताना चाहेंगे आपको बीसीसीआई,
और एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आर्टिकल 36 से बोला गया है राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 37 में बोला कि जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो डीपीएसपी है आपका वो आपका गैर न्यायोचित है आपका या गैर परिवर्तनीय है आपका। इसको डिफाइन कहां पे किया गया, तो आर्टिकल 37 में डिफाइन किया गया है कि जो हमारी डीपीएसपी है आपका नॉन जस्टिबल है आपको, मतलब इसके आधार बना के आप केस नहीं कर सकते हो या कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो इसकी बात कहां पे की गई आपका आर्टिकल 37 बोला गया। और आर्टिकल 37 में ये बोला गया है आपका 36 में तो बोल दिया कि आपकी राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में ये बोला गया है आपका कि 38 से लेके 51 तक जितने भी आपके आर्टिकल इनको लागू करना मानी मूलभूत तरीके से लागू करने के बारे में प्रबंध किया गया आपका। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे आपको कि इसका संबंध किससे है, तो बोला गया लोक नीति की प्रकृति एवं दिशा से। अब मानी फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बिहार में आपकी शराबबंदी कर दी गई। क्यों कर दी गई शराबबंदी, इसका रीजन आप बताइएगा। आपने देखा होगा सामान्य तौर पे बिहार में शराबबंदी का प्रमुख रीजन क्या है, जब कोई एक ऐसे व्यक्ति मानी अशिक्षित लोगों का समूह या ऐसे व्यक्ति जब शराब पी लेते हैं, तो सामान्य तौर पर देखा होगा कि फिर गांव में क्या होता है आपको, मानी फॉर एग्जांपल कोई गांव है वहां पे कुछ शराबी लोग हैं। अब शराबी लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद फिर आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो शांति भंग करेंगे, वहां का माहौल खराब करेंगे, हो सकता है आपस में लड़ाई ज्यादा कर ले, एक दूसरे को मार भी दें। तो वहां की स्थितियां ज्यादा गंभीर हो गई और इस चीज से निपटने के लिए बिहार ने क्या कर दिया, शराब ही बंद कर दी। तो शराबबंदी कर दी और ये कहां पे बताया गया आपका, क्योंकि आपके आर्टिकल 30 बोला कि इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे किस आर्टिकल में आपकी शराबबंदी दी गई है, कहां पे गौ हत्या पे वध किया गया आपका, तो उसको लागू करना है। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि नीति निर्माण में शामिल कोई भी राज्य जो नीतियां बनाएगा वो नीति बनाने के लिए आपके डीपीएसपी को शामिल करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके जो दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक प्रमुख रूप से आपके कहां से आपके 38 से लेकर के आपके 51 तक है, मानी 38 से 51 तक के जितने प्रावधान दिए गए अपनी नीति प्रणाली को शामिल करेगा। ये बात की गई आपकी आर्टिकल 37 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद जो 38 है आपका वो किस प्रकार का अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 38 आपका समाजवादी आपका अनुच्छेद है। समाजवादी के जस्ट पीछे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 के दो पार्ट हैं, एक आपके आर्टिकल 38 फर्स्ट और एक है आपका आर्टिकल 38 सेकंड। आर्टिकल 38 फर्स्ट में बोला गया सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। यहाँ पे बोला गया है राज्य का कर्तव्य है, और यहाँ पे ध्यान रखें कि ये सारा काम किसके लिए है, आपका राज्य के लिए है। राज्य मानी स्टेट का कर्तव्य क्या बनता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। जो लोग हैं वहां के उनको सामाजिक न्याय क्या, जस्ट पहले मैं आपको समाजवादी बता दें सामाजिक न्याय क्या है। सबसे पहली चीज मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ कैटेगरीज होगी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो वर्तमान की कैटेगरी है। अब यहाँ पे क्या है, मानी जनरल वर्ग के लोग ओबीसी और एससी और एसटी के साथ में अहित व्यवहार करें, उनके साथ में छुआछूत करें या उनको अन्य तरीके से प्रताड़ित करें या उनको अपने बराबर न माने, तो यहाँ पे क्या है आपका ये सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा उनको। तो यहाँ पे राज्य का क्या है कि लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त कराएं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि आर्टिकल 17 में क्या बोला गया आपका, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, वो आपके मौलिक अधिकार की बात हो। तो यहाँ पे पहला काम क्या है, सामाजिक न्याय। दूसरा काम क्या है आपका, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, मानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास में कोई भी पैसा नहीं है और वो व्यक्ति बीमार है, तो यहाँ पे सरकार का काम है, राज्य का काम है कि उस व्यक्ति को न्याय मतलब क्या है, अब उस व्यक्ति को इलाज की जरूरत है, तो इलाज के लिए देखा कि हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, तो तुम्हारा क्या आपका एक आर्थिक न्याय ये भी है। और दूसरा आर्थिक न्याय यहीं पे स्पष्ट किया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि जो दोनों वर्ग हैं, मानी जो आपके गरीब है और जो आपके अमीर है, इन दोनों के बीच की खाई को भरना, मानी इनको समान करने के लिए भी बात की गई है। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल न्याय आपका क्या है, मानी फॉर एग्जांपल 4 व्यक्ति, मानी जनरल मान लिए ओबीसी, एससी और एसटी, और वहां पे ये हो जाए कि नहीं जनरल का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा या ओबीसी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तो ऐसा नहीं, राज्य का कर्तव्य है कि वहां पे क्या पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड करे। इसको बात की गई आर्टिकल 38 फर्स्ट में। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 सेकंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज बताना चाहेंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया। और इसमें सबसे पहली चीज क्या बोला गया आपका, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को दूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझना चाहें तो आसान तो बहुत ही आपका समझाते हैं आपको। सबसे पहला काम क्या है कि लोगों में जो आय है, उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम की असमानता को दूर करें। अब इस इनकम की असमानता को दूर क्यों करेंगे, इस पर बात करते हैं। फिर बोलेंगे प्रतिष्ठा, 2 पॉइंट को ले लीजिएगा।
प्रतिष्ठा और आय। मानिए फॉर एग्जाम्पल आपके समाज में एक गांव है, उस गांव में 1000 मैंने मान ली जनसंख्या है, और उस जनसंख्या में क्या है, एक व्यक्ति आईएएस है। तो उस आईएएस की प्रतिष्ठा क्या है, टॉप लेवल पे है आपकी। अब जब टॉप लेवल पर है तो उसकी अर्निंग भी, क्योंकि भाई वो आईएएस है, टॉप लेवल पे है, तो यहाँ पे राज का काम क्या होगा कि आय में समानता करे। क्यों समानता, असमानता को दूर करे, क्योंकि जब असमानता दूर होगी समाज में क्या आएगी, समानता आएगी, और जब समानता आएगी समाज में तो सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, लोगों में द्वेष की भावना नहीं होगी, एक दूसरे गिराने की भावना नहीं होगी, साथ में यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो आय क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे, मानी असमानता को दूर करेंगे। और प्रतिष्ठा, अब अगर एक गांव में 1000 जनसंख्या है तो अभी उस एक आईएएस व्यक्ति की प्रतिष्ठा गांव में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसी 1000 गांव में अगर आपके 600 लोग आईएएस बन जाएं तो अब प्रतिष्ठा का लेवल क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर सारे के सारे लोग 1000 लोग आईएएस बन जाएं तो अब प्रतिष्ठा का लेवल क्या आपका इक्वल है। अब इक्वल क्यों है, क्योंकि इनकी जो अर्निंग है वो भी सेम है, और प्रतिष्ठा का लेवल क्योंकि सारे आपके क्या पे आईएएस है। और क्या बोलेंगे, सुविधा। अब सुविधा मतलब कि भाई एक आईएएस है, आईएएस के पास में फैकल्टीज पैसा है तो सुविधा उत्पन्न कर लेगा, अपने यहाँ पे एसी लगवा लेगा। अब एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास में पैसा नहीं तो एसी क्या, वो तो अपने यहाँ पे फैन नहीं लगवा सकता है। तो यहाँ पे सुविधाएं भी क्या करे, सुविधाएं देने का काम करे, सुविधाएं आपकी नेचुरल प्राकृतिक रूप से दे। फिर बोला गया अवसर की समानता। अब सबसे बड़ी चीज भाई यही आईएएस है आपका, अभी इसका नाम है, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी आय भी इसकी अच्छी है और इस पर सुविधा भी अच्छी है। अब इस तुम्हारे पास में सुविधाएं कब अच्छी होंगी, प्रतिष्ठा कब इक्वल होगी, तो राज का काम क्या है कि भैया आप यहाँ पे उनको जॉब प्रोवाइड करो, रोजगार। अगर बात की रोजगार वाली बात कहाँ पे की गई, तो आर्टिकल 38(2) में ही बात की गई है कि रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे आपकी। ठीक है, तो असमानता को दूर कम करेगा, किसको, आपको आय की जो असमानता है उसको दूर किया जाए लोगों के बीच में, प्रतिष्ठा की जो आपकी असमानता है उसको दूर करें, सुविधा की जो असमानता है उसको भी दूर करें, और अवसर की जो असमानता है उसको भी दूर करें। यहाँ पे हमारी सरकारें आज तक सफल, बहुत रेयर केस में आपकी जो है जो कोई सफल हुई आपकी। एक टाइम भी आपका ऐसा है जिसमें 5 करोड़ समथिंग आपके रोजगार प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सरकारें हमारी विफल रही हैं आपकी। यहीं पे कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा पीछे बताया था आपका कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करेगा, आपका डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कहीं लिखा है संविधान में क्या, तो लिखा नहीं है, इसका हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब क्या है, अगर इन प्रावधानों को हम लोग पढ़ते हैं तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इसका निष्कर्ष निकल के आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक, सेकंड आपको क्या बोला गया, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। हमारी जो डेमोक्रेसी है ना आपकी, जो लोकतंत्र है आपकी, उसको क्या करना, उसको क्रिएट करना। सामाजिक आप समझ चुके हैं, और आर्थिक मानी सामाजिक तौर पे इक्वलिटी और आपकी आर्थिक रूप पे इक्वलिटी, ऐसी आपकी डेमोक्रेसी को क्रिएट करने का काम होगा। और क्वेश्चन पूछे जाएंगे रोजगार आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बारे में डिटेल कहां पे किया गया है, तो रोजगार आपके पास उपलब्ध किए जाएंगे आर्टिकल 38(2) में ही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, आपकी अवसर की असमानता को दूर करें। अब अवसर की असमानता को दूर कैसे करेंगे, जब रोजगार आप उपलब्ध कराएंगे। तो अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन को आपको चेंज करके पूछे, उसकी भाषा बदल करके पूछे, तो सामान्य तौर पर इसका आंसर दे सकते हैं। अगर बोला जाए रोजगार, राज्य रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, कहां पे बात की गई है, सामान्य तौर पे आपका आर्टिकल 38 में। अगर डीपली पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 38(2) में। अगर वही पूछा जाए कि अवसर की असमानता को कैसे दूर करेगा, किस आर्टिकल में दिया गया, तब भी बात हुई है। इसका मीन आपका क्या है, सेम है आपका। और इसको कब जोड़ा गया, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है CA, मानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मानी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संशोधन करके जोड़ा गया। और वैसे भी जानते होंगे राइट टू प्रॉपर्टी वाला आपके इसके द्वारा ही आपका अलग किया गया था। तो यहाँ पे शायद ही आपको कोई डाउट बचा होगा। अगर कोई आपका डाउट रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दिया करें कि इस पॉइंट जो प्रॉब्लम है, हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर देंगे। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 एक समाजवादी सोशलिस्ट आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के अंतर्गत आपकी 6 आपके पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है। और इसमें बताया गया आपकी कि राज्य को नीति निर्माण हेतु निर्देश, मानिए राज्य जो भी नीति बनाएगी, जो भी पॉलिसी बनाएगा, उसके लिए कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, 6 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बोला गया आपका आर्टिकल 39 का क्लॉज ए। इतना ध्यान रखिए से आपका आर्टिकल जो लिखे होते हैं, जैसे मैं लिख दूं आर्टिकल 39A और मैं यहाँ लिख दूं आर्टिकल 39A, इन दोनों में अंतर क्या होता है।
ये जो आपका 39A है, आपका ये 39 का क्लॉज ए है, जबकि आर्टिकल 39 आपका एक अलग से आर्टिकल है। जैसे हम लोगों ने पीछे फंडामेंटल राइट्स में देखा था आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 द्वारा क्या आपका अलग से आर्टिकल है। और हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 19, उसमें A B C D पढ़ लिखे थे, तो ये उसके क्लॉज हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, उसके क्लॉज पढ़ रहे हैं, क्योंकि 39A आर्टिकल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 39 की क्लॉज ए में क्या बोला गया, जीविका का साधन, मेल हो या फीमेल हो या कोई भी भारतीय मानी प्रत्येक नागरिक के लिए जीविका के साधन उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं जीविका क्या होती है। काफी लोग जीविका और रोजगार में अंतर समझ नहीं पाते हैं। रोजगार के लिए क्या होता है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैंने कोई टेक्निकल डिग्री कर रखी है या मैंने बीएड कर रखा है या मैंने लॉ में कोई डिग्री कर रखी है, तो मुझे उसकी पर्पज में मुझे रोजगार मिलेगा। अगर मैंने बीटेक कर रखी है तो मुझे टेक्निकल लाइन में रोजगार मिल जाएगा। अगर मैंने टीचिंग कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो मुझे टीचिंग लाइन में जॉब मिल जाएगी। अगर मैंने लॉ से संबंधित कोई आपकी डिग्री कर रखी है तो मुझे लॉ के संबंध में क्या मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगी। ये तो आपको हो गया रोजगार। जीविका क्या होती है, मानी कोई व्यक्ति हो XYZ, उसको जीवन जीने के लिए कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो प्रोवाइड करना। तो सरकार का यहाँ पे काम है कि जब अपनी नीति निर्माण करेगा तो उसका पहला काम क्या होगा, उसकी जीविका का साधन उपलब्ध कराएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मानी प्रत्येक नागरिक को जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा जिससे वो अपनी जिंदगी काट सके। तो हमने देखा होगा जैसे गांव में क्या चलता है आपका 100 दिन का रोजगार वाला प्रोग्राम चलता है आपका, तुम्हारी जीविका जीने के लिए उसको कुछ साधन प्रदान करने पड़ेंगे। इसकी बात की गई आर्टिकल 39A। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की क्लॉज बी में बोला गया भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ये क्या बोला गया आपका भौतिक संसाधन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, आपका पानी, हवा, ठीक है, आपके अदर और मानी फॉर एग्जांपल सबका पानी है। आपका पानी आपका क्या है, आपका मानी कि आपके भौतिक संसाधनों में पानी आता है। अब कोई एक व्यक्ति मानी अडानी जी बोलते हैं कि पूरे पानी पे हमारा कब्जा है। अब भैया वो जिसको पानी देंगे उसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया आपका कि जितने भी भौतिक संसाधन है, पानी है, हवा है, या फॉर एग्जांपल जैसे भी तुमने देखा था कृषि कानून आपका आया, कृषि कानून में आपको मानिए ये पॉइंट आपको जोड़ दिया जाए कि मानिए कि जितना भी आपका पूरे देश में जो गेहूं का उत्पादन होता है उस सारा अडानी के पास मिलेगा। तो अब ये अडानी जी के पास पहुंच गया, तो अब उस पर क्या हो गया, आपका नियंत्रण हो गया। मानी सामान्य तौर पर उस नियंत्रण को रोकने के लिए बात की गई आपकी, मानी भौतिक संसाधन और स्वामित्व का नियंत्रण क्या हो आपका, ना हो आपका, मानी किसी एक व्यक्ति का ना हो आपका। और इसमें क्या होना चाहिए, आपका सामूहिक से होना चाहिए। अब भाई पानी है आपका, मानी फॉर एग्जाम्पल गाँव में एक कुआं है आपका, और उसी कुएं से पूरा गांव पानी भरता है और उसी सारे लोग डिपेंड है। अब कोई ए नाम के व्यक्ति आ जाए और उसमें जबरदस्ती पे कब्जा कर ले, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। बोला गया भौतिक संसाधनों पर जो आपका नियंत्रण और स्वामित्व है वो कैसा होना चाहिए, आपका सामूहिक हो जाना चाहिए। सामूहिक, सभी लोगों का उसमें हित होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष के लिए उसका हित नहीं होना चाहिए। तो जितने भी भौतिक संसाधन है कैसे होने चाहिए, आपके सामूहिक हित होनी चाहिए। बात करते हैं धन एवं उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो आपका। पूरी जो इकोनॉमी है इंडिया की उसमें ये बोला गया धन जो मनी है आपका वो, और दूसरा जो प्रोडक्शन है आपका उत्पादन, उसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ही क्या नहीं होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, या उनके पास में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जबकि इस ओर देश हमारा बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। कैसे, इसके विरोध में। जैसे तुमने देखा कि अडानी इस समय आज के दिन के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो देखा जाए कि मैनी मोर्स कंपनियां उन्होंने अपने पास में अधिग्रहित कर ली है। मैनी मोर्स जो प्रोडक्शन कंपनी है आपकी, जितने ही प्रोडक्शन करती हैं उन्होंने अपने पास में अधिपत्य कर लिया है। हो सकता है एक समय ऐसा है कि उनके पास में सारी प्रोडक्शन कंपनी उनके पास में पहुंच जाए, तो होगा क्या, क्योंकि देश में फिर आप सब लोगों के लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले आर्टिकल देखे उसमें क्या बोला गया, सबके लिए आपका चीजें उपस्थित होनी चाहिए, मानी कि एक का संकेंद्रण ना हो। तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, लेकिन अभी आर्टिकल जो उसके पर्पज से हम लोग पढ़ते हैं मनी, मानी पैसा है। ऐसा नहीं हो कि सारा पैसा अडानी जी के पास पहुंच जाए, फिर अडानी जी के साथ चली गई पूरी इंडिया। यहाँ पे बोला गया संकेंद्रण, किसी के पास में सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसका, धन और प्रोडक्शन का। मानी फॉर एग्जाम्पल गेहूं है, गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका ए नाम का कोई व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है पूरा का पूरे इंडिया में जो गेहूं हो रहा है। अब उसके रेट वो जैसे चाहेगा वैसे तय करेगा, जिसको चाहेगा उसको देगा। तो यहीं पे क्या बोला गया है कि जब राज्य अपनी नीति निर्माण करेगा तो उसमें ये भी आप इसमें ऐड करेंगे कि ऐसा कोई भी आपका धन संबंधित या प्रोडक्शन संबंधित किसी भी चीज का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति उसका मालिक ना हो। इसकी बात यहाँ पे कही है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39D, सॉरी 39C देख लिया, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39D।
39D में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, मेल और फीमेल, चाहे मेल हो या फीमेल, अगर कोई एक समान काम कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलेगा। अब वैसे तो आपका डीपीएसपी में क्या बोला गया आपका कि ये आपका गैर न्यायोचित है, लेकिन आपका एक केस चला आपका रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, जो केस आपका 1982 समथिंग में आपका यही शायद, हाँ यही आपका 1982 में आपका केस चला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है तो आप केस जा सकते हो। लेकिन ये आपका अलग से प्रावधान है, डीपीएसपी आपका गैर न्यायोचित है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई राज्य करता है, ऐसा कोई माने की संस्था करती है, ऐसा कोई कंपनी करती है तो उसके खिलाफ केस लड़ा जा सकता है, ये ऐसा पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या बोला, समान कार्य माने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक कोई कॉलेज है और उसमें मैं पॉलिटी का टीचर हूँ और दूसरी वहां पे कोई अध्यापक है वो भी पॉलिटी के टीचर है, अगर मुझे 10K रुपीज मिल रहे हैं तो उसको भी कितने मिलेंगे, 10K, समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे आपका मैं मान लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टिंग हो गई किसी रमेश नाम के व्यक्ति की, अब उसकी जो आपकी सैलरी बढ़ के मिलेगी और जो आपकी लो लेवल जमीन पे रह रही है, मतलब जितनी एल्टीट्यूड आपका बढ़ता जाता है आपका सैलरी उतनी बढ़ती रहती है, जितनी खतरनाक एरिया में आप जाते हैं उतना आपकी सैलरी बढ़ जाती है आपकी। तो यहाँ पर अब रीजन क्या है, जो सियाचिन है आपका टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, मानी जो आपकी लड़ाई का सबसे टॉप वाला पॉइंट हमारा कौन है, सियाचिन है। अब वहां पे रीजन क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनको ही प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि जो पुरुष हैं वो कुछ ज्यादा सक्षम है इन मामलों में। तो वहां पर अब कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि नहीं उनको वेतन उतना मिल रहा है, वो सेम पोस्ट पे, हम भी सेम पोस्ट पे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें उन स्थितियों को छोड़ करके, तो समान कार्य के लिए समान वेतन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39E। आर्टिकल 39E में ये बोला गया है स्त्री, मेल एंड फीमेल, ये आपके जो सुकुमार, आपके जो टीन एज के आपके बच्चे हैं, आपके बालक हैं, उनकी स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। और क्या बोला कि जो सुकुमार एज है उनकी आयु का दुरुपयोग ना हो, मानी फॉर एग्जाम्पल कोई पुरुष है आपका या स्त्री है, अब उनकी क्षमता है कि वो 20 kg वजन उठा लें, लेकिन क्या है कि उनकी क्षमता उस लेवल की नहीं है, लेकिन उनको पैसे की आवश्यकता है, तब उसके लिए पैसे के लिए वो अधिक काम करें। तो यहाँ बोला गया है कि आप ऐसे नीति निर्माण कीजिएगा कि इनकी स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। दूसरी चीज सुकुमार है, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट में बोला गया था कि 16 साल से कम बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी और इन कामों में संलग्न नहीं किया जाएगा। अब लेकिन कोई बच्चा ही है, मानी फॉर एग्जांपल उसके पिताजी नहीं है, माताजी है, वो बीमार है और वही घर का काम चला रहा है आपका, अब उसकी एज मैंने मान ली 10 साल है और वो वजन उठा सकता है 10 किलो, लेकिन रीजन है कि माँ बीमार है घर पे और उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, उसको पैसे मिलेंगे तो 10 किलो से ज्यादा भी सामान उठेगा, जो उसकी आयु के क्या विपरीत है, जो उसके विकास के विपरीत है। तो ऐसे काम के लिए सरकार ने संविधान में बोला कि जो भी राज्य है वो ऐसे कामों के लिए रोकेगा और उनके लिए वो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा। मानी कि इसकी सुकुमार एज का क्या ना हो, दुरुपयोग ना हो, उसका 10 kg वजन उठाने का केवल क्या है, सामर्थ्य है, तो उसी हिसाब से उठाए। अगर उसको पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए सरकार, जो राज्य है आपका, वो नीति निर्माण करेगा। दूसरी चीज आर्थिक व्यवस्था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है और उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, तो उसको आर्थिक व्यवस्था की वजह से कोई गलत काम ना करना पड़े, जो उसकी आयु, किसके स्वास्थ्य, शक्ति और आयु इसके विपरीत हो या इसका दुरुपयोग हो, तो उसके लिए नीति निर्माण कौन करेगा, राज्य नीति निर्माण करेगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 39 के सेक्टर आपके क्लॉज F की। ये आपके मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या बोला गया, जो हमारे बालक हैं, मानी कि बालक और बालिका दोनों, इसमें क्या बोला, गर्मामय वातावरण, बालकों के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, गर्मामय, जहां पे उनका डेवलपमेंट हो। गर्मामय मतलब क्या है, मानी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अब समाज में हैं, अब वहां पे ये होगी नहीं है, जो बालक हैं उनकी कोई रिपोर्टेशन नहीं है, या सामान्य तौर पर दूसरा हम बात समझ लेते A, B और C, यहाँ का जो वातावरण है A और B को लोग रेपुटेशन की नजर से देख रहे हैं, सम्मानजनक स्थिति से देख रहे हैं, और सी को नहीं देख रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पर प्रत्येक व्यक्ति गर्मा में जिंदगी जी सके या गर्मा में अनुभूत हो उसको। तो यहाँ पे क्या बोले, बच्चों के लिए गर्मा में वातावरण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, स्वस्थ विकास का अवसर होना चाहिए। तुमने देखा होगा सरकार हमारे यहाँ पे क्या करती है, मिड डे मील योजना चल रही है आपकी, आंगनबाड़ी में आपकी सुविधाएं सारी चलती हैं। तो वहां पे क्या है, स्वस्थ विकास के अवसर भी हो उनके पास में, और बोला गया सुविधाएं, जो एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो उपलब्ध कराएं जो उनके लिए आवश्यक है। तो 39F में ये बोला गया। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा आपके डीपीएसपी सामान्य जानकारी, उसके प्रमुख कथन और उसके कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 39 के क्लॉज F के बारे में। बाकी आपके जो पॉइंट्स बचे हुए, जो आपके आर्टिकल्स बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।